Good evening, student. Today I will teach you chapter 1 of Indian economy. The name of the chapter is Indian economy on the eve of independence. Introduction. The structure of India's present economy is not just of current making, it has its roots steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. अगर हम इंडिया के आज इंडियन इकोनॉमी के प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देखें तो ये इंडिया का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, जिसमें हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर आकर 2 सेंचुरीज मतलब 200 साल जो है वो राज किया और हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? फाइनली 15 अगस्त 1947 को। The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's on rapidly expanding modern industrial base. जो मेन पर्पस था वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर जो है वो बना दिया जाए और मॉडर्न इंडस्ट्री का बेस जो है वो किसे बनाया जाए? ब्रिटेन को बहुत जल्दी जो है वो एक्सपेंड किया जाए, रॉ मटेरियल वहाँ भेजा जाए, जिससे वहाँ पर क्या बने? फ्रेश मटेरियल यानी कि फिनिश गुड्स जो हैं वो तैयार हों और वो यहाँ पर लाकर बेची जाएँ। An understanding of exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. 6.5 डिकेड मीन्स अगर मैं 65 ईयर्स की बात करूं तो 65 ईयर्स में इंडिया को जो है वो बहुत सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एडवेंट मीन्स अराइवल। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोगों का मेन सोर्स जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। फिर भी जो इंडियन कंट्री है, इंडियन कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थी, काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इंडिया जो था वो फेमस था किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क के लिए जो था वो इंडिया बहुत ही फेमस था। दीज प्रोडक्ट एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। वर्ल्ड वाइड मार्केट में उसका सामान जो है वो बिकता था। लोग इंडिया से क्या करते थे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले क्या करते थे? इंडिया से इन चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। मुस्लिन एक टाइप का कॉटन क्लॉथ था जिसका ओरिजिन कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। पर्टिकुलरली प्लेस्ड इन, इसका जो पर्टिकुलरली प्लेस था वो क्या था? ढाका था, जिससे प्री इंडिपेंडेंस में पहले क्या कहा जाता था? डेका। नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। अब वो कैपिटल सिटी है किसकी? बांग्लादेश की। डेकाई मुस्लिन हैज़ अ गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्सक्यूजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। एक्सक्यूजिट मीन्स क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल और डेलिकेट। द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल। जो बड़ी अच्छी वैरायटी की मुस्लिन होती थी उसे क्या कहा जाता था? मलमल कहा जाता था। समटाइम्स फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर्स टू इट एज मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वॉज वोन बाय और फिट फॉर द रॉयल्टी। समटाइम्स कई बार क्या था कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो मलमल खास और मलमल शाही को जो है वो अपनी रॉयल्टी के लिए पहनते थे, यानी कि इसे रॉयल्टी का सिंबल कहा जाता था। अमीर लोग जो है वो इसे क्या करते थे? पहनते थे। द इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिज्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई थी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी जो था वो इसमें नहीं सोचा था। सच पॉलिसी ब्रॉट ए फंडामेंटल चेंज। उनकी पॉलिसी से एक स्ट्रक्चरल चेंज आया, बहुत चेंज आया। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी जो इंडियन कंट्री थी वो रॉ मटेरियल की सप्लायर बन गई एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। और जो फिनिश गुड्स थी वो कहाँ से लेती थी? ब्रिटेन से लेती थी। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। कभी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने का अटेम्प्ट जो है वो नहीं लिया। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच आर मेड टू मेजर। इंडिविजुअल अटेम्प्ट जो हैं वो लिए गए, किसके द्वारा लिए गए? दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिरास, वी के राव। लेकिन ये जो
डिसीजंस थे वो क्या थे, कन्फ्लिक्टिंग थे और इनकंसिस्टेंट थे। इनका मतलब इसके जिनके जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे, बिल्कुल ही डिफरेंट थे। R.C. Desai और V.K. Rao, it was Rao whose estimate during the colonial period was considered very significant. इनके जो estimate थे वो काफ़ी सही थे। However, the estimate of Dr. Rao on the national and per capita incomes was considered very significant. इसका जो रोल था, इसने जो national income को क्या किया था, estimate किया था, वो बहुत ही सही था। However, most studies did find the country growth of aggregate real output during the first half of the 20th century. फर्स्ट हाफ मीन्स 1901 to 1950 वॉज लेस देन, कम थी, कितने से, 2% से भी कम थी। कपल्ड विद द मीगर मीन्स अ लिटिल, हाफ परसेंट मीन्स 0.5% ग्रोथ थी किसकी, पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। मीनिंग ऑफ कॉलोनलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री के अंदर आए और उन्होंने हमारी कंट्री पर राज किया और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, दैट इज नॉन एज कॉलोनलिज्म. It refers to a system of political and social relation between two countries of which one is the ruler and other its colony. Like British was the ruler and India was its colony. The ruler country was not has political control over colony but also determines the economic policies of the dominated country. In case of India, the unequal relationship between the colony and the ruling country resulted in underdevelopment of the India. इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री ने हमारी जो कंट्री थी उसके लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जो हमारी कंट्री थी वो क्या रह गई, अंडर डेवलप्ड बनकर रह गई. India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. इंडियन इकोनॉमी जी तो वो एग्रेरियन थी. लगभग 85% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. फिर भी जो इंडियन एग्रीकल्चर की हालत थी वो क्या थी, इंडियन एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन थी वो सही नहीं थी, बिल्कुल ही बिगड़ती जा रही थी और जो थी वो स्टेगनेंट थी. स्टेगनेंट मीन्स रुकी हुई थी, वहीं की वहीं थी. इसके पीछे भी कुछ कारण थे. देयर वर सम रीज़न. फर्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही क्या थी, कम थी. एक्सटेंट वी कैन कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. द प्रोडक्शन वॉज लेस देन देयर डिमांड. जो प्रोडक्शन थी वो डिमांड से बहुत ही कम थी. एज लैंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है सॉइल पर, क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटीज. लेबर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट, टेक्निकल स्किल्स ऑफ कल्टिवेटर, agriculture equipment etc. But both agriculture and labor productivity was extremely low. Therefore production is also low. इसलिए production भी क्या थी, बहुत ही कम थी. The sector experienced some growth. कुछ growth थी due to expansion of the aggregate area under cultivation. But वो growth जो थी वो बहुत ही कम थी. High degree of uncertainty. जो agriculture था वो क्या था, डिपेंड था किस पर, रेनफॉल पर था. अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा. कभी भी ब्रिटिशर्स ने एफर्ट नहीं किया कि उनके लिए परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो हैं वो बनाए जाएं. थर्ड, सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स जो थे वो क्या थे, उसका डिवीज़न जो था वो प्रॉपर नहीं था, वो स्मॉल थे और क्या थे, स्कैटर्ड थे, इधर उधर फैले हुए थे. उनकी कंडीशन जो थी वो क्या थी, अनइकोनॉमिक थी. और जो सरप्लस था आउटपुट का वो बहुत ही कम था. वेज बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल. ऑनर ऑफ द सॉइल और टेलर ऑफ द सॉइल के बीच में क्या था, गल्फ था. ऑनर ऑफ द सॉइल और टेलर ऑफ द सॉइल के रिलेशन अच्छे नहीं थे. जो टेलर ऑफ द सॉइल था वो पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, इंडेप्टनेस में थे. और जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे वो लग्जरी को क्या करते थे, इंजॉय करते थे. उनका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, अपनी रेंटल इनकम जो था वो कमाना था. डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है. देयर इज़ अ लिटल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट. थोड़ा बहुत ही सरप्लस था जो मार्केट में सेल किया जाता था. इम्प्लाइंग लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, दस बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड. नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो. फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जमींदारी सिस्टम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन होने का जो सबसे मेन पॉइंट था वो था जमींदारी सिस्टम. ये एक ट्रेंगुलर सिस्टम था. इसमें 3 जने आते थे, गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल. ऑनर ऑफ द सॉइल को जमींदार कहा जाता था एंड टेलर ऑफ द सॉइल. अंडर द सिस्टम जमींदार वर रिकॉग्नाइज ए परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल. जमींदारों को परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल कहा जाता था. और क्या करते थे, एंड कलेक्ट द प्रॉफिट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ लगान. जमींदार वर टू पे. जमींदारों को क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती थी एज अ लैंड रेवेन्यू.
जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट, जमींदार जो थे वो टोटली फ्री थे, वो टिलर ऑफ द सॉइल से जितना चाहे उतना काम जो है वो ले सकते थे। द डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड, जो डिपॉजिटिंग की डेट थी वो पूरी स्पेसिफाइड थी। सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, और जो लगान का अमाउंट था वो भी फिक्स था। फेलिंग विच जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स, अगर वो फेल हो जाते थे जमींदार उसे देने में तो उनसे उनकी ज़मीन जो है वो ले ली जाती थी और उनकी जॉब भी ले ली जाती थी। जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जमींदारों ने कभी भी एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप जो था वो नहीं लिया। द डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस जमींदारी सिस्टम रिसोर्टेड टू द अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल, जो जमींदारी सिस्टम है इसमें बुरे तरीके से टिलर ऑफ द सॉइल को जो था वो एक्सप्लॉइट किया जाता था। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेटा दो तरीके की कमर्शलाइज एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो होती है, एक होती है सबसिस्टेंस क्रॉप्स, वो कौन सी होती हैं, राइस व्हीट जो हम घर में यूज़ करते हैं, और दूसरी होती है कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं इन्हें, लाइक कॉटन और जूट। तो इसमें क्या है, इट मीन्स production of crop sale in the market rather than self consumption. During British rule farmers were given higher price for producing commercial crops, commercial crops produce करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे जो है वो दिए जाते थे rather than the conventional subsistence crops, because commercial crops were required by the textile industry in Britain for dyeing of textile. आपको पता है कि इंडिगो उगाने के लिए उन्हें फ्री में जो है वो पेमेंट दे दी जाती थी, पहले से ही पेमेंट दे दी जाती थी, और बाद में उन्हें कहा जाता था कि इंडिगो उगाओ, वो वहाँ पर ब्लीचिंग के जो है वो काम आ जाता था, यानी कि एडवांस पेमेंट दी जाती थी। ऑल्सो दे फोर्स टू शिफ्ट कमर्शियल क्रॉप्स फ्रॉम सबसिस्टेंस क्रॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आई एम सेंडिंग इन सेकेंड वीडियो।